Hello dear students, CSR नेट फिजिकल साइंस सितंबर 2022 इसमें जो पार्ट सी के सॉल्यूशन हम लोग सीरीज कर रहे थे, आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स एज वेल एज एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स दोनों के सॉल्यूशन देखेंगे। दोनों के इसलिए क्योंकि देखो सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके सामने है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो टोटल 4 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एंड ऑल कैरी 5 मार्क्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पेड कोर्स जो है वो खरीदना चाहते हैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लिए, तो उसका आपको जो है 25% जो है बेनिफिट मिल सकता है डिस्काउंट का। और जस्ट आपने जो है ना ये कूपन कोड यूज कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दे रखा है हमें कि 3 फिगर्स हैं एंड दीज फिगर्स आर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल ब्रेविस लैटिस है इन द 2 डायमेंशंस, ये आपने यहां से बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ब्रेविस लैटिस क्या होती है ना। तो वन बाय वन हम ना इस चीज के बारे में एक बार देख लेते हैं कि यूनिट सेल क्या है, कौन से यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं, primitive unit cell, and at last we will discuss about the Brevis lattice. देखिए यूनिट सेल का मतलब है कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटिशन करने से हमें पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाता हो, उसे कहा जाएगा यूनिट सेल। ठीक है, सो व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट गिव्स होल क्रिस्टल लेटिस, ठीक है ना, होल क्रिस्टल लेटिस ऑन इट्स रिपीटिशन। तो जैसे आप रिपीटिशन करेंगे ना, रिपीटिशन उस स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो उससे आपका कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस बन जाना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें एन इफेक्टिव का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अनइफेक्टिव 1 होने का मीनिंग ये हो गया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल शुड बी 1। ठीक है, अब इसको आप कैसे चेक करेंगे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। मान करके चलते हैं कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है 4 एटम्स। ठीक है, देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ना कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए ना। अब हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के अंदर वो कितना है? आप देखो यहाँ पे 1/4, देखो 1/4 यहां पर है, इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है और इसका भी 1/4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहां पर 1/4 कंट्रीब्यूशन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स का है? 4 का है। तो 1/4 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल बी 1, यानी अफेक्टिव 1 के इक्वल है। दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आती है ना, तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे कि हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं 3D केस के अंदर ना, तो 3D केस में जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, इसमें एन इफेक्टिव का वैल्यू कितना आता है? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। ये तो आपने क्लास 11th 12th में सीख लिया होगा, 12th में आ जाता है हालांकि ये, है ना, केमिस्ट्री में भी आता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, तो वहां पर आपने वैल्यू कैलकुलेट की होगी। क्योंकि एन इफेक्टिव का वैल्यू 1 के बराबर है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन वहीं अगर बीसीसी की बात कर दी जाए, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसके लिए इनफेक्टिव कितना आएगा? इसके लिए इनफेक्टिव आएगा 8 इंटू 1/8 प्लस में 1, तो ये कैंसिल आउट होकर के मुझे दे देगा 2। सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल। क्लियर है? यूनिट सेल पता चल गया, इसके अलावा प्रिमिटिव यूनिट सेल पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेविस लैटिस क्या होता है। देखो ब्रेविस लैटिस प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसे सिमेट्री ऑपरेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सिमेट्री ऑपरेशंस मतलब जैसे रोटेशन, देखो 4 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। ठीक है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। तो ये 4 जब आप सिमेट्री ऑपरेशंस लगाएंगे ना,
then the whole lattice should remains to be invariant. तो जब ये इनवेरिएंट होंगे तो उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, अब जो ब्रेविस लैटिस होते हैं मैं आपको बता दूं, देखो 1D केस में एक ही ब्रेविस लैटिस हो सकता है, दैट वाज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू एटम्स। ओके, लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स एक ही पॉसिबल केस बन सकता है यहाँ पे। अगर 2D की बात करें तो टोटल 5 ब्रेविस लैटिस बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं? 5 ब्रेविस लैटिस, जो कि इनवेरिएंट रहेंगे अंडर द सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और ये 4 कौन कौन से हैं मैं नाम भी आपको बता देता हूं। देखो, ऑब्लिक, स्क्वायर, हेक्सागन, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में 2 टाइप बनेंगे, ठीक है ना, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो एक को बोलेंगे प्रिमिटिव और एक को बोलेंगे हम लोग सेंटर्ड रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस। ठीक है ना, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो आप देखो अगर 2D का केस बन रहा है ना, क्योंकि ये तो हमें पिक्चर में जो दे रखे हैं ना इस क्वेश्चन में, ये सभी तो 2D फिगर्स हैं, चाहे वो ट्रायंगल की बात चल रही है, रेक्टेंगल की बात, या फिर रेगुलर हेक्सागन की, तो सारे 2D हैं। तो 2D ब्रेविस लैटिस सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही बन सकते हैं, क्योंकि यही सिमेट्री ऑपरेशंस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हेक्सागन दिख रहा है? बिल्कुल सही है। रेक्टेंगल, हाँ है इसके अंदर। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि सेकंड और थर्ड तो है हमारे पास ब्रेविस लैटिस इन द 2 डायमेंशंस, लेकिन ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सिमेट्री ऑपरेशंस को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 and 3 बट नॉट 1। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इवन आप अगर 3 डायमेंशंस में भी डील करोगे ना, ब्रेविस लैटिस के कितने हमारे पास मतलब केसेस बन सकते हैं, तो टोटल 14 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। टोटल 14 ब्रेविस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। आपने स्टडी किए होंगे, हाँ, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से बेस्ड। कहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन एटम का, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांजिशन की फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज न्यू एच। तो न्यू एच का वैल्यू कितना होगा वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। देखो एच न्यू का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू मेरे पास होगा E2 माइनस का E1 या E1 माइनस E2, वो तो डिपेंड करता है ना कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। तो यहां आपके पास रहेगा R इंफिनिटी HC Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर एंड 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये कहां से आया है? बोहर के 3rd पोस्टुलेट से आया है कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना बिटवीन द 2 लेवल्स जिनके बीच ट्रांजिशन होगा, that should equal to the energy of the incident photon on the transmitted photon। ठीक है ना, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है रेडबर्ग कांस्टेंट की। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं एक बार। कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ए बाउंड स्टेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड म्यून एंड एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो बाउंड स्टेट होता है ना म्यून का और इलेक्ट्रॉन का, इसको बोला जाता है म्योनिक एटम। क्या बोला जाता है इसको? म्योनिक एटम। ठीक है, अब म्यून्स का मास जो है वो 10⁻28 किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30 किलोग्राम है। ये जो फ्रैक्शनल रेशो आपसे है, ये पूछने लग रहा है, फ्रैक्शनल रेशो हो गया ना, फ्रैक्शनल रेशियो हो गया एक तरीके से, बट डिफरेंस कितना होगा फ्रीक्वेंसी में? डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अभी देखो एक बात बताओ मुझे, हाइड्रोजन एटम, म्योनिक एटम, इन दोनों में किस चीज को लेकर के डिफरेंस रहेगा? एक ही चीज का डिफरेंस होगा, और वो क्या है? रिड्यूस्ड मास। दोनों का रिड्यूस्ड मास डिफरेंट होता है, बस बाकी चीज तो सेम है। ठीक है, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड मास पर निर्भर करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना आपको कितनी होती है? म्यू e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। ये वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के। ये किसके प्रोपोर्शनल है? रिड्यूस्ड मास के। तो फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी रिड्यूस्ड मास के। करेक्ट है, तो बस अब हाइड्रोजन एटम के लिए आप लोग डिफाइन कर लो। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास में ठीक है म्योनिक एटम है ना, म्योनिक एटम,
न्यू म्यू से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन हो जाएगा रिड्यूस्ड मास के, एंड रिड्यूस्ड मास हमारे पास होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, तो इसका वैल्यू मेरे पास आएगा बेसिकली, ठीक है, इसका वैल्यू मेरे पास आएगा मास ऑफ द म्यून्स, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यून प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि म्यूनिक एटम किससे मिलकर के बना, इट इज द बाउंड स्टेट ऑफ म्यून्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो म्यून्स का मास और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों को आपने एक साथ कंसिडर करना है। m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो आपने स्टडी किया भी होगा क्लासिकल फिजिक्स में, टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस्ड इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर। सही है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक बात बताओ जरा, जो मुझे दे रखा है ना यहाँ पे, मास ऑफ म्यून इज 10⁻⁻28, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻30, है ना, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा अगर आप यहां से डिवीजन करोगे दोनों को? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ द म्यून इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताओ भी, जो डाटा मुझे दे रखा है, क्या आप उससे ये कह सकते हो कि नहीं? देखो, म्यून का मास 10⁻28, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30, तो आप दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हो, और वैसे भी ओरली भी आप लोग बता सकते हैं यहां से, ठीक है ना, कि म्यून का मास 100 टाइम्स मुझे दे रखा है क्वेश्चन में एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 100 me² डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 हो जाएगा 101 इंटू me, यानी आ गया 100/101 me। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है आपने, न्यू म्यू माइनस न्यू एच अपॉन में न्यू एच। ठीक है, सो ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे ना इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो वो तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो उनको मैंने इसलिए इंक्लूड भी नहीं किया, आप देखोगे ना फॉर्मूले मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा मेरे पास, एमबी से एमबी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कॉन्स्टेंट्स को आप लोग देखो यहां पर लिखेंगे 100/101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से आ जाता है -1/101, जो कि अराउंड मतलब होगा -0.01 आंसर है, माइनस का 0.01 आंसर है। वैल्यूज पुट किए जस्ट मैंने, ठीक है ना, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो कांस्टेंट एब्जॉर्ब किए हुए थे फ्रीक्वेंसी वाले टर्म के अंदर वो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसे रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। तो कांस्टेंट फैक्टर्स को देखो सिर्फ और सिर्फ, तो 100/101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो -0.01 के लगभग हमारा आंसर आने लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, कार्बन एटम की, ठीक है ना, तो वो हमें ऑलरेडी उसने दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो तो भी सबको पता है 1s2 2s2 2p2 होता है क्योंकि z = 6 है। एलएस कपलिंग अगर इंक्लूड है इस केस में तो एनर्जीज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, एनर्जीज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आपने बताना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एलएस कपलिंग एंड प्लस में हुंड्स रूल से बेस्ड है, ठीक है ना, एलएस कपलिंग और हुंड्स रूल से बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो जो 1s2 2s2 2p2 है, इसमें ये तो आपको फुली फिल्ड नजर आ रहे हैं, ये तो फुली फिल्ड है, ये तो फुली फिल्ड है, ठीक है, तो 2p2 जो है इसका मतलब p स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इनको फिल करते हैं। देखो इस टाइप से 1 2, ये p स्टेट बनाया मैंने, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, सो 1 एंड 2। ml का वैल्यू डिफाइन कर लो, हम जानते हैं कि l का वैल्यू p स्टेट के लिए कितना होता है 1 के इक्वल, तो ml का वैल्यू कितना होगा 1 0 -1। ठीक है, और जब समेशन करोगे ना इस ml का तो मुझे मिल जाएगा यहां से कैपिटल L, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल जाएगा यहां से, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी यहां से मिल जाएगा, तो उससे मुझे J का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। L का वैल्यू है समेशन ऑफ ml, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का ml का वैल्यू है 1 के बराबर, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का ml का वैल्यू है 1 के इक्वल, प्लस में दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ml का वैल्यू है 0, तो 1 इंटू में 0, और तीसरी जगह तो है ही नहीं हमारे पास, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ गया 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, L का वैल्यू 1 जो है वो किस स्टेट के लिए होता है, P स्टेट के लिए ना, तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, या दिस कोरस्पॉन्ड टू द P स्टेट, दिस कोरस्पॉन्ड टू द P स्टेट। ठीक है, अच्छा S की बात करते हैं। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पिन जो है वो ऐड होगा, दोनों का स्पिन कितना कितना होगा, हाफ और हाफ, दोनों ऐड होंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाफ प्लस हाफ गिव्स द S वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है,
क्योंकि यहां एलएस कपलिंग वैलिड है तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल माइनस एस से लेकर के और एल प्लस एस तक। ये होता है ना एलएस कपलिंग में, हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एल माइनस एस से एल प्लस एस तक हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 से लेकर के 1 प्लस 1, यानी कि 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा क्योंकि s का वैल्यू 1 है तो यहां से मैं मल्टीप्लिसिटी भी देख लेता हूं। मल्टीप्लिसिटी इज डिफाइंड एज 2s प्लस 1, तो 2s प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी आ गया 3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टर्म सिंबल कैसे डिनोट करते हो आप लोग? टर्म सिंबल कैसे लिखा जाता है? टर्म सिंबल लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, 2s प्लस 1 एंड यहां पर प्लस होता है j। तो टर्म सिंबल जो है ना, इस केस में जो कार्बन के आएंगे ना टर्म सिंबल्स, दीज आर 3p0 1 एंड 2। कैसे आइए, देखो मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 के इक्वल है ना, ये लिखा ना मैंने मल्टीप्लिसिटी 3, तो मैंने यहां लिख रखा है। कौन सी स्टेट है, p स्टेट है, तो यहां लिख दिया मैंने p। जे की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 2, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, सो दीज आर 3 टर्म सिंबल्स एसोसिएटेड विद द कार्बन एटम। सही बात है। अच्छा, अब इन 3 टर्म सिंबल्स में से कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी किसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सो दिस यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द हुंस रूल। ओके, हुंस रूल का आपने यहां पर यूज करना होगा। हुंस रूल कहता है कि अगर लेस देन हाफ फिल्ड का केस बन रहा है ना, जैसे यहां पर तो लेस देन हाफ फिल्ड का केस है, भाई पी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 केस में तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये तो लेस देन हाफ फिल्ड का केस है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है हमारे पास पी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिंस दिस इज द केस ऑफ लेस देन हाफ फिल्ड, इसलिए लोअर वैल्यू ऑफ जे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर वैल्यू ऑफ जे लाई लोएस्ट, या फिर लाइज इन द ग्राउंड स्टेट, आप ऐसा भी कह सकते हैं, लाइज इन द ग्राउंड स्टेट। यानी जब हमारे पास लेस देन हाफ फिल्ड का केस होता है, हुंस रूल के अकॉर्डिंगली जो लोअर वैल्यू होती है जे की, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो 3p0 है ना, 3p0, तो 3p0 हमारे पास रहेगा ग्राउंड स्टेट, यानी सबसे लीस्ट एनर्जी है उसकी, तो लीस्ट एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर, 3p0। सही ना, 3p0 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ग्राउंड स्टेट ये हो गया मेरे पास में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें गिवन है रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। पहले तो ये पता हो कि ये कौन से वाले मॉलिक्यूल शो करते हैं। देखो ये वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑब्वियसली होमो न्यूक्लियर की और हेट्रो न्यूक्लियर दोनों की चेंज होती है, तो होमो और हेट्रो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने जो है ऑब्जर्व किया तो यूजिंग एन इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेव नंबर दे रखा है, तो न्यू बार का वैल्यू दे रखा है ना, वेव नंबर हो गया ना 12500, इंसिडेंट रेडिएशन का वेव नंबर दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स में, करेक्ट है। फर्स्ट शिफ्ट बैंड जो है उसमें वेव नंबर्स का जब कैलकुलेशन किया गया तो ऑब्जर्व लाइंस ये हमारे पास आती है 1 2 3 4 5, 5 टोटल वैल्यूज है। तो सबसे बेस्ट रहेगा क्यों ना मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, इस इज द इंसिडेंट रेडिएशन 12500 और इसके साथ में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड में क्यों शो किए हैं, राइट साइड में क्यों नहीं, क्योंकि ये जितने भी वेव नंबर्स है ना वो 12500 से कम है। अगर ये कम है तो इसका मतलब ये स्टोक्स लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। स्टोक्स लाइंस हैं ये सारी के सारी, क्या है, स्टोक्स लाइन है। ठीक है ना, तो अब मैं एक एक करके लिख लेता हूं। देखो 10150, 10158, 10170, 10182 एंड 10190, ये दे रखे ना टोटल वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो रोटेशनल रमन के केस में जो सिलेक्शन रूल होता है ना, दैट वाज डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 होता है, वेयर 0 corresponding to the rally line and -2, ठीक है ना, -2 corresponding to the Stokes line and +2 corresponding to the anti Stokes line। ठीक है, अगर हम बात करें वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की तो हमारे पास होगा डेल वी इज इक्वल टू +-1, दिस इज द सिलेक्शन रूल। जे क्या है यहाँ पे, रोटेशनल क्वांटम नंबर, वी क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है,
अभी देखो स्टोक्स लाइन के लिए जो v का वैल्यू है, ठीक है ना, v के वैल्यू में जो चेंज आएगा दैट वाज +1, और एंटी स्टोक के लिए होता है -1। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है जो आपको पता रहना चाहिए, दैट वाज 4b, 6b, 12b। अब ये तीन वैल्यूज आपके पास आती है। देखो 4b हमारे पास क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव स्टोक्स लाइन या दो कंसेक्यूटिव एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का जो डिफरेंस है दैट वाज इक्वल्स टू 4b। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 6b की। 6b क्या होता है कि रैले लाइन, ठीक है ना, रैले लाइन और फर्स्ट स्टोक लाइन, या फिर कह लो रैले लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन के बीच का जो गैप होता है दैट वाज इक्वल टू 6b। ठीक है, और 12b क्या होता है, 12b हमारे पास है स्टोक, फर्स्ट स्टोक और फर्स्ट एंटी स्टोक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दो स्टॉक्स के बीच मैंने आपको कितना बताया, 4b डिफरेंस ना। तो देखो ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक, ये स्टॉक और ये स्टॉक, तो इनके बीच का गैप कितना होगा, 4b के इक्वल। तो ये गैप कितना दे रखा है मेरे को, 8 के इक्वल। ये गैप कितना दे रखा है, 8 के इक्वल। ये गैप कितना है, तो ये गैप अब 12 है, और ये गैप भी यहां पर कितना है, 12 के अबाउट है। क्योंकि ये गैप 12 के अबाउट है, जो कि इससे तो ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी सेंट्रल लाइन है ना, दैट कोरस्पॉन्ड टू वाइब्रेशनल, वाइब्रेशंस को वो रिप्रेजेंट कर रही है, वाइब्रेशनल इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये 8 से ज्यादा है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना 10170, ठीक है, तो ये एक्चुअल कोरस्पॉन्ड कर रही है हमारे पास वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल के केस में जो स्टोक्स लाइन है ना, स्टोक्स, ठीक है ना, तो उस केस में ये हमारे पास रहेगा वेव नंबर। ठीक है ना, दिस इज द वेव नंबर। तो अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो ये इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है 12500 और ये स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी है 10170, तो बस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 12500 माइनस 10170, तो डिफरेंस लो एक बार कितना आएगा, 0, ये 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और यहां से मेरे पास आएगा 2। ठीक है, सो 2330। देखो यहां पर जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 8 आप लोग देख रहे हो ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल जो है लाइंस को। ठीक है ना, तो अब यहां पर ये जो हमारे पास 8 है ना, दिस शुड इक्वल टू, 8 शुड इक्वल टू 4b के बराबर। ओके, रोटेशनल देखो मैंने आपको बताया ना कि दो कंसेक्यूटिव स्टोक्स लाइन के बीच का गैप कितना होता है, 4b के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है ना 4b के इक्वल हो गया, 8 जो है ना वो 4b के इक्वल हो गया। ठीक है, ये 12 जो है, ये 12 के बराबर मत कर देना इसको, 4b इज इक्वल टू 12 नहीं, वो फिर वाइब्रेशन इफेक्ट्स को कंसिडर करते हुए लिखा गया है, यहाँ पे वाइब्रेशन इफेक्ट्स इंक्लूड हैं इस केस में। ठीक है, तो 4b का वैल्यू 8 के बराबर होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, तो बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 12 8 से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ जो मिडल लाइन होगी ये रिप्रेजेंट कर रहेगी हमारे पास में वाइब्रेशन इफेक्ट्स को, और इसके अलावा जो बाकी बच गई ना लाइंस जिनके बीच का गैप 8 के बराबर आ रहा है, दीज कोरस्पॉन्ड टू द रोटेशनल लाइंस। ठीक है, तो रोटेशनल के केस में जो हमारे पास गैप होता है ना स्टोक्स लाइन के बीच का, वो कितना होता है, 4b के बराबर, तो 4b 8 के बराबर आ गया, तो b का वैल्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये तो 2 आ रहा है और ये आ रहा है 2330, तो बस ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है क्वेश्चंस को करना था। क्लियर यहां तक, ये हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, दीज आर दी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है क्लास से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लेक्चर जो हैं वो डेली अपलोड होते हैं, तो आपकी तैयारी के दौरान काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।